बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिर्ज़ा ज़ुबैर यूसुफ़, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम इंटर पार्ट 1 फिज़िक्स चैप्टर 4 वर्क एंड एनर्जी का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। डैट इज़ टॉपिक 4.7 कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये टॉपिक कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, अलबत्ता इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के चंद इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं। इसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिहाज से भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कबल हमने टॉपिक 4.6 किया विच वॉज द इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, और वहाँ पर हमने देखा कि किस तरह एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा हमारे पास कांस्टेंट रहती है। तो इस टॉपिक में भी हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन गिवन है। दैट इज एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन काइंड टू एन अदर। मतलब कि एनर्जी को ना तो हम खुद से बना सकते हैं, ना ही उसको हम खुद से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वो एक फॉर्म से एक हालत से दूसरी हालत में कन्वर्ट हो सकती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है ना, हमेशा हमारे पास वो कांस्टेंट रहती है। तो जो लास्ट टॉपिक था उसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बात की, तो उन दोनों का सम हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल आ रहा था, जो कि mgh थी जिसकी वैल्यू, और वो हमेशा हमारे पास कांस्टेंट रहती है। तो एनर्जी की हमारे पास ढेर सारी टाइप्स हैं जिनको मैंने टॉपिक 4.5 में डिटेल से बताया। तो नंबर 1 पे वहाँ पर हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी थी। उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा एनर्जीज डेली लाइफ में इन्वॉल्व होती हैं, इस्तेमाल होती हैं, उनमें हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाती है, केमिकल एनर्जी आती है, और वो एनर्जी जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है डैट इज़ द हीट एनर्जी। तो हमारे पास जितनी भी एनर्जीज होती है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी जो फाइनल उनकी फॉर्म या फाइनल उनकी जो हालत होती है ना, वो हीट एनर्जी है। तो लास्ट टॉपिक में भी जब हमने उस मैस को ड्रॉप किया एक हाइट से, तो इनिशियली उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, जैसे वो नीचे मूव किया तो पोटेंशियल काइनेटिक में, और जैसे वो ज़मीन को टकराया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और हीट आपके एटमॉस्फेयर में डेसिपेट हो जाती है, और फाइनली आपकी इन्वायरमेंट का, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है हीट की वजह से इंक्रीज़ होता है, और इसी तरह दिन ब दिन इंक्रीज़ होता जा रहा है। आपके चैप्टर के लास्ट में इसी टॉपिक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उनको भी ज़रा देख लेते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है 4.7, जिसके अंदर हमें बताया गया कि एक रॉकेट जब ज़मीन के सराउंडिंग में या एटमॉस्फेयर में एंटर होता है तो उसकी जो नोज़ कोन है वो गर्म क्यों हो जाती है। ठीक है, वाई नोज़ कोन ऑफ रॉकेट बिकम हॉट, उसकी रीज़न हमने बतानी है। तो जब रॉकेट ज़मीन के एटमॉस्फेयर में एंटर होता है तो ज़मीन के एटमॉस्फेयर में आपको पता है ढेर सारे डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर्स होते हैं। तो जैसे ही रॉकेट एंटर हुआ उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, और जब वो कोलाइड किया, टकराया इन पार्टिकल्स के साथ, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कोलिजन की वजह से कन्वर्ट होगी हीट एनर्जी में। दैट्स वाई द नोज़ कोन ऑफ रॉकेट बिकम हॉट, इस वजह से उस रॉकेट की नोज़ कोन गर्म हो जाती है। उसके अलावा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 4.9, इसमें हमें बताया गया कि एक लड़की जिसके हाथ में एक चाय का कप है, तो वो चाय का कप उसके हाथ से छूट जाता है, और पूछा जाता है कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व हुई हैं उनको आपने डिटेल से बताना है। तो सबसे पहले जब कप हाइट एच पर था तो उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। जैसे इस लड़की ने उसको रिलीज़ किया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होना शुरू हो गई काइनेटिक एनर्जी में, और फाइनली जब जो ज़मीन को टकराया तो टूटने के बाद उसमें साउंड पैदा हुआ, तो वो भी एक एनर्जी है। इसी तरह टकराने से हीट पैदा हुई, तो हीट भी आपके पास क्या है, एक एनर्जी है। इसके अलावा 4.10 लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसमें बताया गया कि एक लड़का जिसके पास गुलेल है, कैटापुल्ट है, और गलती से वो एक ग्रीन हाउस की विंडो को, शीशे की खिड़की को तोड़ देता है। अब इस पूरे प्रोसेस में पूछा गया है कि कौन कौन सी एनर्जी में जो चेंजेस हैं वो इन्वॉल्व हुई हैं, उनकी हमने लिस्ट बनानी है। तो सबसे पहले जब लड़के ने गुलेल से उस पत्थर को खींचा तो गुलेल में जो रबड़ होती है उसमें इलास्टिसिटी होती है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले उस पत्थर के पास आई। जैसे उसने उस पत्थर को रिलीज़ किया तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, और जैसे ही पत्थर जाके उस शीशे को टकराया तो वही लास्ट क्वेश्चन की तरह शीशा टूटा तो साउंड प्रोड्यूस हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई, तो फाइनल जो एनर्जीज थी वो साउंड और हीट की फॉर्म में थी। इस चैप्टर के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस की PDF फॉर्म का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से भी इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो लास्ट चीज़ हमने आज के टॉपिक में डिस्कस करनी है, वो जो टेबल आप देख सकते हैं जिसमें लिखा है जी फॉर योर इंफॉर्मेशन। एक साइड पर आपको नज़र आ रहा है सोर्सेज ऑफ एनर्जी गिवन है और दूसरी साइड पर उनका ओरिजिनल सोर्स गिवन है। हमारे पास जो एनर्जी होती है, मैंने आपको बताया कि वो ढेर सारी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो एनर्जी का जो सोर्स होता है ना, वो सन होता है। तो यहाँ पर यही बताया गया कि कौन कौन सी एनर्जी का जो सोर्स है वो सन है या मून है या अर्थ है। तो सबसे पहली जो टाइप है हमारे पास, डैट इज़ द सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी हमें पता है रिसीव करने के लिए हमारे पास बड़े बड़े सोलर पैनल्स होते हैं। सोलर पैनल पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसमें वो डायरेक्ट लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उसको हम फिर आगे मज़ीद हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरह आजकल हम बिजली की मदद से हीटर चलाते हैं तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। नेक्स्ट वन इज़ द बायोमास। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बायोमास क्या है। ऑल द ऑर्गेनिक मटेरियल मेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जानवरों से और पौधों से जो हम मटेरियल हासिल करते हैं, जिसमें हमारे पास पौधे होते हैं, लकड़ी होती है, जानवरों का वेस्ट होता है, इंसानों का वेस्ट होता है, गार्बेज होती है, ये तमाम चीज़ें हमारे पास बायोमास कहलाता है। तो इनकी मदद से भी हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। तो बायोमास का किस तरह से सन सोर्स ऑफ एनर्जी है। फॉर एग्जांपल हम अगर एक दरख्त की बात करें जो कि एक प्लांट है, तो हमें पता है दरख्त अपनी खुराक खुद ब खुद पैदा करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें सूरज की रोशनी से वो अपने अंदर खुराक पैदा करते हैं और बड़े होते हैं। और फाइनली हम लकड़ी को उसकी काट के जलाते हैं और जिससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो मेन सोर्स हम देख सकते हैं यहाँ भी हमारे पास क्या है, सन है। नेक्स्ट वन इज़ द फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास उसमें कोयला आ जाता है, क्रूड ऑयल, गैसेज जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने डेली लाइफ में हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो जब हज़ारों लाखों साल पहले ज़मीन की जो सरफेस है उसके नीचे जानवर, पौधे ज़मीन में वो दबे और सूरज की हीट की वजह से वहाँ पर और हाई प्रेशर की वजह से डीकम्पोजिशन हुई उन चीज़ों की, तो वो चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं किसके अंदर, फॉसिल फ्यूल्स के अंदर। नेक्स्ट वन इज़ द विंड एनर्जी। सूरज इसके पीछे किस तरह से इन्वॉल्व है। विंड हमें पता है जो हवाएं होती हैं, हमें पता है आंधी होती है, तूफ़ान होता है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रखती हैं, ढेर सारी डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसी तरह उसको हम बिजली बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हम विंड मिल्स का इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े पंखे होते हैं, जब हवा चलती है तो वो घूमते हैं, जो पीछे जनरेटर लगा होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो हमारे पास विंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है बाय यूजिंग विंड मिल्स। अब हमारे पास हवाएं किस तरह से सूरज की वजह से पैदा होती हैं। सूरज की हीट की वजह से ज़मीन के ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर में डिफरेंस आता है और प्रेशर के डिफरेंस की वजह से हमारे पास कहीं पर हवा ज़्यादा हो जाती है उसकी रफ़्तार और कहीं पर हवा की रफ़्तार कम हो जाती है। इस चीज़ को हम चैप्टर 6 में डिटेल से जाके पढ़ेंगे कि किस तरह प्रेशर और जो स्पीड ऑफ फ्लूइड या स्पीड ऑफ एयर है वो आपस में इंटरलिंक्ड है। नेक्स्ट वन इज़ द वेव एनर्जी, जिसका ओरिजिनल सोर्स यहाँ भी सन लिखा गया हुआ है। वेव्स क्या होती हैं, हमें पता है पानी की जो लहरें होती हैं उनको वेव्स कहा जाता है। तो बड़ी बड़ी लहरें होती हैं जिनसे ढेर सारी डिस्ट्रक्शन भी हो सकती हैं, जिस तरह सुनामी में होता है। तो वो लहरें कैसे पैदा होती हैं, उसके पीछे सूरज किस तरह इन्वॉल्व होता है। सूरज की वजह से हमने देखा कि प्रेशर और टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से हवा की रफ़्तार में तब्दीली होती है। तो अगर तेज़ हवा पानी की सरफेस से गुजरेगी तो बड़ी बड़ी लहरें वो पैदा कर सकती है। इस वजह से उसके पीछे भी सूरज ही इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट वन इज़ द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नाम से अब हमें पता चल रहा है हाइड्रो पानी और इलेक्ट्रिसिटी। तो हम पानी की वजह से बिजली हासिल करते हैं, वो किस तरह से। हमारे पास जो ग्लेशियर्स होते हैं वहाँ पर बर्फ़ जमी होती है। जब सूरज की रोशनी या हीट उन ग्लेशियर्स पर बर्फ़ पर पड़ती है तो वो पिघलते हैं और उनका पानी माउंटेन से बुलंदी से मूव करता हुआ नीचे की तरफ को जाता है। तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो हम उस पानी को स्टोर करते हैं, डैम्स बनाते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि टरबाइन्स और जनरेटर की मदद से जब पानी उसमें से गुजरता है तो हमारे पास बिजली प्रोड्यूस होती है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का भी जो मेन सोर्स है डैट इज़ द सन। नेक्स्ट वन इज़ द
टाइड्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टाइड्स क्या होती हैं। उर्दू में हम टाइड्स को मद्दजज़र बोलते हैं। जब चांद ज़मीन के नज़दीक आता है तो वो ज़मीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ज़मीन तो मुकम्मल उसकी तरफ मूव नहीं कर पाती, अलबत्ता जो ज़मीन पर पानी होता है समंदरों में, ओशन में, उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो वो चांद की तरफ मूव कर जाता है। तो जैसे ही चांद दूर जाता है तो उसका लेवल फिर दोबारा से कम हो जाता है। तो ज़मीन पर पानी का जो लेवल है कभी ज़्यादा होना, कम होना, इसको हम मद्दोजज़र या टाइड्स बोलते हैं। तो आगे जाके हम डिटेल से पढ़ेंगे किस तरह से हम टाइड से एनर्जी हासिल कर सकते हैं। लास्ट वन इज़ द जियोथर्मल एनर्जी, जिसका सोर्स हमारे पास अर्थ होता है। नाम से हमें पता चल रहा है जियो का मतलब होता है अर्थ और थर्मल का मतलब होता है हीट। अब जो ज़मीन की जो सेंटर पार्ट होता है जिसको हम कोर बोलते हैं, उसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जिसकी रेंज 4400 डिग्री सेल्सियस से लेके 6000 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है कोर के बाद मेंटल और फाइनली क्रस्ट, जिसके ऊपर हम रहते हैं। तो इसको भी हम डिटेल से देखेंगे कि किस तरह से हम ज़मीन का जो इंटरनल जो टेम्परेचर होता है, कोर का जो टेम्परेचर होता है, उससे हम किस तरह से एनर्जी बनाते हैं। लेकिन इसका मेन सोर्स हमारे पास क्या होता है? अर्थ। तो उम्मीद है आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।